फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पुट दर्पण में। तो दोस्तों, सभी को पता है कि ग्रुप डी का आंसर की आ चुका है और उम्मीद है कि आप लोग सभी ने आंसर की अपना अपना देख लिया होगा और हम भी अपना चेक कर लिए हैं और मेरा स्कोर क्या रहा उसको भी बताएंगे इस वीडियो के अंत में। मैं इस वीडियो में अपने शिफ्ट का GK/GS का पेपर एनालिसिस को देखेंगे। मेरा एग्ज़ाम 2 सितंबर 2022 को थर्ड शिफ्ट कोलकाता में हुआ था और अगर आप लोगों में से किसी का इस डेट को एग्ज़ाम हुआ हो तो अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोध को समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाता है। 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो बोला है 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोध को। तो हम जानते हैं कि समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होता है। समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, 1/r बराबर जो होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो कलम नहीं चला थोड़ा, 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट इसी तरह चलते रहता है। तो बोला है 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित। तो 12 ओम के कितने प्रतिरोध को जोड़ेंगे कि 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में 3 को जोड़े, 3 को जोड़ के देखना है, फिर 2 को देखना है, फिर 4 को देखते हैं 4 ओम किस में आता है। तो 12 ओम को पहले ट्राई करते हैं और 12 ओम के कितने प्रतिरोध, पहले 3 दिया हुआ है तो 3 को पहले चेक करते हैं। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। 12 का एलसीएम ले लीजिए, 12 का 12 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, कितना हो गया 3/12 हो गया। काट दीजिए इसको, कितना होगा 1/4। 1/r बराबर कितना आ गया, 1/r बराबर 1/4। इसको पलट देंगे तो r बराबर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। पलट दिए तो 4 ओम आ गया, तो इसी से आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोध का समानांतर क्रम में संयोजन किया था, तो 3 आंसर जो है करेक्ट हो जाता है, 3 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है। इनमें से कौन सा भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत, बंगाली, कोंकणी, संथाली। तो सबसे पहले बता दें कि भारत में शास्त्रीय भाषा की जो संख्या है वो 6 है। कौन कौन है उसको भी जान लीजिए। पहला है तेलुगु, जिसको 2004 में शामिल किया गया था। दूसरा है संस्कृत, 2005 में शामिल किया गया था। तीसरा है कन्नड़, जिसको 2008 में शामिल किया गया था। चौथा है तमिल, जिसको 2008 में शामिल किया गया था। जबकि पांचवा है मलयालम, जिसको 2013 में शामिल किया गया था। और अंतिम छठा है उड़िया, जिसको 2014 में शामिल किया गया था। तो इनमें से कौन कौन सी भाषा है जो 22 भाषा में से शास्त्रीय भाषा है, तो संस्कृत करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश में विकसित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसका परीक्षण भारत में मार्च 2022 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश में विकसित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसका परीक्षण भारत में मार्च 2022 में किया गया। पहला है रक्षा, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है कवच, चौथा है बचाव। तो इसका सही आंसर हो जाता है कवच। क्या होता है, कवच। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, करंट अफेयर से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मृदा मौजूद है क्या कहलाती है। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मृदा मौजूद है क्या कहलाती है। खादर, तराई, भावर, भांगर। तो पुरानी जलोढ़ मृदा जिसमें मौजूद होता है, पुरानी जलोढ़ मृदा, उसको कहते हैं भांगर। क्या कहते हैं, भांगर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर यहीं पूछा जाता है भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो सही आंसर हो जाता है खादर। नई जलोढ़ मृदा तो हो जाता है खादर, और जबकि पुरानी जो होता है वो कहलाएगा भांगर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, कार्ल लिनियस, वाटसन एवं किकरी। तो वंशानुगति के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो ग्रेगर मेंडल के जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ग्रेगर मेंडल के बारे में कुछ देख लेते हैं। मेंडल ने मटर पर किए प्रयोगों के आधार पर 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था जिन्हें मेंडल के वंशानुगति का नियम कहा गया। ये 3 नियम कौन कौन थे उसको देख लेते हैं। पहला जो नियम था उसे प्रभाविता का नियम कहा गया। दूसरे नियम को पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम कहा गया। जबकि तीसरे नियम जो था वो स्वतंत्र अपवहन का नियम था। क्या था, स्वतंत्र अपवहन का नियम। इन तीनों नियमों को मिलाकर मेंडल ने वंशानुगति के नियम का नाम दिया था। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। C6H6 ये किसका होता है फॉर्मूला। C6H6 जो होता है वो बेंजीन का होता है। एक का बी हो गया, एक का बी। CH2 CH2 ये किसका होता है। CH2 CH2
यानी हो गया CH2CH2 यानी C2H4, ये जो होता है C2H4 CH2CH2H4, ये हो गया एथेन का, हो गया किसका, हो गया एथेन, यानी 2 का ऑप्शन ये 2 का ए हो जाता। जबकि CH3CHO ये होता है एसिटल्डिहाइड, 3 का सी हो जाता। CH3COCH3 CH3COCH3 ये जो होता है एसीटोन होता है, तो 4 का ई हो जाएगा। जबकि CH3CH3 ये जो है एथिलीन का होगा, क्या होगा एथिलीन, यानी 5 का डी चल जाएगा। तो ये हो जाता है इसका सही मिलान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे क्या नाम दिया गया। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे क्या नाम दिया गया। सुन्ना, सरिया, हदीस, कुरान। तो उसे जो नाम दिया गया था हदीस, क्या था हदीस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है, जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है। वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है। तो पेट्रोल और डीजल कोक से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल नहीं, गलत। कोलतार, इवन इससे भी नहीं, बिटुमिनस इससे भी नहीं। तो पेट्रोल और डीजल जो प्राप्त किया था पेट्रोलियम से प्राप्त किया था, किससे, पेट्रोलियम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2019 में उस समय के सबसे बड़े NBFC MFI का डैश के साथ इंडसइंड बैंक के साथ विलय हो गया था। जुलाई 2019 में उस समय के सबसे बड़े NBFC MFI का किसके साथ, इंडसइंड बैंक के साथ विलय हो गया था। तो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, अन्नापूर्णा फाइनेंस लिमिटेड, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। तो इंडसइंड बैंक के साथ जिसका विलय हुआ था वो था भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड, भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड, ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, MnO2 प्लस 4HCl जिसको बना देता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 अभिक्रिया में क्या होता है। MnO2 प्लस 4HCl और इसको बना देता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 अभिक्रिया में क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ उपचयन अपचयन को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ये ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जबकि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये अवकरण या अपचयन कहलाता है। एक बार और फिर से सुन लीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ये ऑक्सीकरण कहलाता है और या तो अपचयन इसी को कहते हैं। और दूसरा है ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, इसे अवकरण या अपचयन कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, MnO2 प्लस 4HCl, देखिए MnO2 जो है MnCl2 के साथ चला गया, यानी इसके पास से ऑक्सीजन हट गया। तो अभी बोले कि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो देखिए MnCl2 का MnO2 में अपचयन हो रहा है, तो MnCl2 का नहीं हो रहा है, MnO2 का हो रहा है, ये तो गलत हो गया। Mn रेडॉक्स अभिक्रिया से नहीं गुजरता, Mn रेडॉक्स अभिक्रिया से नहीं गुजरता, ये भी गलत है। जबकि MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए MnO2 यहाँ से ऑक्सीजन हट के MnO2 हट के H2O के साथ चला जा रहा है, जबकि Mn के साथ Cl2 आ जा रहा था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 74वें संविधान संशोधन में ग्रामीण और क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किसका प्रावधान है। 74वें संविधान संशोधन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किसका प्रावधान है। तो ऑप्शन ए नगर पालिका परिषद, बी नगर निगम, सी नगर पंचायत और डी जो है ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर हो जाता है नगर पंचायत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें को भी जान लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित किया गया। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये भी किया गया। जबकि विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर का चुनाव कराना भी होगा, ये भी इसी के अंदर किया गया 74वां संविधान संशोधन के अंदर। एक बात और याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1687 में किया गया था। कब, 1687 में किया गया था। तो 74वां संविधान संशोधन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किसका प्रावधान है, नगर पंचायत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किस वर्ष में पेट्रोल की कीमतों को मुक्त और नियमित किया गया था। भारत में किस वर्ष में पेट्रोल की कीमतों को और मुक्त और नियमित किया गया था। तो जो पेट्रोल की कीमतों को मुक्त और नियमित किया गया था 2010 में किया था। कब, 2010, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। तो धातु कौन नहीं, SCA स्कैंडियम, PB सीसा, SI जो है सिलिकॉन, जबकि GA गैलियम।
तो स्कैंडियम तो धातु है, पीवी सीसा ये भी धातु है, गैलियम ये भी धातु है, जबकि सिलिकॉन जो होता है ये धातु नहीं बल्कि उपधातु है। क्या है? उपधातु। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? पिता तथा माता का डीएनए, प्रोटीन, केवल पिता का डीएनए, केवल माता का डीएनए। तो संतान में जो लक्षण आता है वो पिता और माता का डीएनए दोनों से आता है। किससे आता है? दोनों से, आधा आधा दोनों से आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाल और पीली मिट्टी भारत के किस हिस्से में आसानी से पाई जा सकती है? लाल और पीली मिट्टी भारत के किस हिस्से में आसानी से पाई जा सकती है? तो लाल और पीली मिट्टी भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में आपको आसानी से मिल जाएगी। कहाँ? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रतिभा खोज एवं विकास के घटक के तहत प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं बढ़िया से। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रतिभा खोज एवं विकास घटक के तहत प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4, 7, 3, 5। तो देश को जो है 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने? 5। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली। तो आयरलैंड से जो लिया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एकल नागरिकता ये जो ब्रिटेन से लिया गया था, ये जो ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली को भी ब्रिटेन से लिया गया, जबकि विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया था। और कुछ देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या लिया गया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया इसको भी देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद आदि अमेरिका से लिया गया था। जबकि ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, ये जो है ब्रिटेन से लिया गया। जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये तीनों जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये जो लिया गया आयरलैंड से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया इसको भी जान लेते हैं। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये जो है फ्रांस से लिया गया था। जबकि मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये जो है रूस के संविधान से लिया गया था। जबकि आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लिया गया था। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राजस्थान, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाता है गुजरात राज्य के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 4 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और उससे 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर के छोटे एक समान पासे को बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने पासे जो है बनाए जा सकते हैं? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 4 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले ठोस धातु को पिघलाया जाता है और उससे 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर यानी इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो छोटे एक समान पासे बनाए जाते हैं। तो कितने ऐसे घन बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि घनाभ या किसी को भी धातु को पिघलाया जाएगा तो वहाँ उसका आयतन को लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? आयतन। तो बड़े आयतन को अगर छोटे आयतन से भगा दे देंगे तो कितने पासे बनाए जा सकते हैं? आ जाएगा। तो देख लेते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ बैठा देंगे 4 गुना 10 गुना 15 बटे 2 गुना 2 गुना 2। इसको काट दीजिए। 2 गुना 4 है, 4 4 खत्म, जैसे 2 सो 5 बार में 15 गुना 5 बराबर 75। 75 पासे बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महिलाओं की सुरक्षा एवं रक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 2022 में कब से कब तक महिला दिवस सप्ताह मनाया गया? महिलाओं की सुरक्षा एवं रक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 2022 में कब से कब तक महिला दिवस सप्ताह मनाया गया?
4 से 14 मार्च, 1 से 8 मार्च, 7 से 14 मार्च, 10 से 17 मार्च। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि महिला दिवस कब मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि महिला दिवस सप्ताह जो मनाया गया था 1 से 8 मार्च तक मनाया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है। तो यह सभी लोगों को पैसा उधार देता है, या लोगों को पैसा उधार नहीं देता है, या इसका काम नहीं है, या वाणिज्यिक बैंक का काम है। तो ये नहीं हो सकता। निजी क्षेत्र वाले उद्योग को निधि प्रदान करता है, ये भी इसका काम नहीं है। या बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उत्पन्न लाभ को बनाए रखता है, ये भी इसका काम नहीं है। यह भारत में वित्तीय क्षेत्र के समेकित पर्यवेक्षण करता है। यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम तथा एल्युमिनियम। तो सही आंसर हो जाता है फास्फोरस। फास्फोरस जो है मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहा जाता है। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहा जाता है। तो अर्धचंद्राकार बालू के टीले को वहां कहा जाता है बरखान। क्या कहा जाता है, बरखान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, बरखान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ ऑप्शन को देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासन में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के काल में चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, चौरा चोरी हत्याकांड। जबकि लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। तो रॉलेट एक्ट लॉर्ड से हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए विलय उत्पादों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन, विसरण, हस्तांतरण, परासरण। तो उस प्रक्रिया का नाम है स्थानांतरण। क्या है, स्थानांतरण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो हड्डी जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। क्या है, संयोजी ऊतक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, हड्डी संयोजी ऊतक। और कौन कौन सा संयोजी ऊतक है, रक्त भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त, खून, और रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद है। 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ एक मोबाइल नंबर की तरह उसको याद रखना है, तब आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे नंबर याद रखिएगा 44, उसके बाद हो गया 22, 44, 22, 32, 23, 21। इस नंबर को याद रखिएगा 44, 22, 32, 23, 21। तो ये क्या दर्शाता है, इसको जान लेते हैं। 44, 22, 32, 23, 21। इसको अगर इस नंबर को अगर आप लोग याद रखते हैं तो इससे 1 से लेकर 100 तक आभाज्य संख्याओं को आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ से कितना तक कितना आभाज्य संख्या है। जैसे 4 है पहला जो है 1 से 10 तक कितनी आभाज्य संख्या इसको बताएगा। दूसरा जो है 11 से 20 तक कितनी आभाज्य संख्या इसको बताएगा। जबकि तीसरा जो है 21 से 30 तक कितनी आभाज्य संख्या इसको बताएगा। इसी तरह करके अंतिम तक बताएगा। यहाँ पूछा गया 20 और 80 के बीच, तो 10, 20 तक तो यहाँ आ गया, तो यहाँ बोला 20 के बाद, तो इधर तो नहीं लिया जाएगा। और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 जो है यहाँ तक आया। अब इस 80 जो है 20 और 80 के बीच पूछा गया, तो इसको जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए आसानी से बन गया। अगर आप वैसे गिनने जाएंगे तो आपको 10 मिनट लग जाएगा गिनने में एक एक करके। अगर इस नंबर को आप लोग याद रखते हैं तो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस नंबर को याद रखिए 44, 22, 32, 23, 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू होता है। क्या होता है, भुजा क्यू होता है फॉर्मूला। तो 12 सेंटीमीटर गुना 12 गुना 12, 12 का क्यू कितना 1728। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाती है, आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण में कितने टीम ने भाग लिया था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण में कितने टीम ने भाग लिया था। तो 2022 में 15वें संस्करण में जो भाग लिया तो 10 टीम ने भाग लिया था। हर एक साल 8 टीम भाग लेता था, लेकिन इस साल 2022 में 10 टीम भाग लिया गया था। और 2 एक्स्ट्रा टीम कौन था, एक था गुजरात लायंस और लखनऊ लीजेंड्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति तुलनात्मक आकार को क्रमशः सही वर्णन करता है। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस बोला गया, इसको याद रखिए। उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार को क्रमशः सही वर्णन करता है। तो उत्तल लेंस बोला गया, तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। जबकि अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। तो आभासी और सीधा जिस ऑप्शन में उसको सबसे पहले काट देते हैं। आभासी और सीधा ये में, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब बचा वास्तविक उल्टा इसमें और इसमें, सी और डी में बचा। तो एक बात याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में जितने दूरी पर फोकस दूरी है उससे दोगुनी अगर दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान आकार का बनेगा। जैसे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, डबल है ना, तो 20 सेंटीमीटर से 40 हो गया। उत्तल लेंस से 40, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और दोगुनी दूरी पर जो है वस्तु को रखा गया। तो दोगुनी दूरी पर जब भी वस्तु को रखा जाएगा तो इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो समान आकार का बनेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जुलाई 2022 में भारत और उच्चतम न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को और अधिक शक्ति प्रदान करने का आदेश दिया, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार के एक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया। यह नया आदेश किससे संबंधित है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में भारत और उच्चतम न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को और अधिक शक्ति प्रदान करने का आदेश दिया, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार के एक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया। यह नया आदेश किससे संबंधित है? देख रहे हैं क्वेश्चन। ये ग्रुप डी सुनने में अच्छा लगता है, एग्जाम देने जाए तो अच्छे की पसीना निकाल देता है। पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सर्च इंजन और इंटरनेट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? स्पाइरोमीटर, थर्मामीटर, स्फेग्मोनोमीटर, स्टेथोस्कोप। तो थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, स्फेग्मोनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है, जबकि स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/5 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल गलत बोल रहा है। प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, एकदम ये भी गलती बोल रहा है। प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी गलत बोल रहा है। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ये सही बोल रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। और एक बात याद रखिएगा, सरला, क्या याद रखिएगा? सरला देखिए फायदा क्या है, सरला 79, 80 और 81। सरला से हो गया संसद के बारे में आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है, जबकि राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है, जबकि लॉ हो गया लोकसभा का उल्लेख 81 में है। तो 79, 80, 81 सरला याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है? डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR, V बराबर IR होता है। तो पूछा गया प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो V बराबर IR होता है ओम के नियम से अनुसार। तो R बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, V बराबर V बटे I इधर आ जाएगा, क्या हो गया? V बटे I का अनुपात, यानी V और I का अनुपात। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृतक जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृतक जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? मलमूत्र को किया जा सकता है, ये होगा नहीं। कागज को भी किया जा सकता है, चमड़े को भी किया जा सकता है, तो प्लास्टिक को नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH CO3, यही होता है। और इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? इसमें अगर हम उष्मा देते हैं तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो क्या बना? NaOH, यानी बेकिंग सोडा को NaOH CO3 को गर्म करेंगे तो बन जाएगा Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मानव संख्या बराबर जो है, मानव संख्या बराबर x है। तो पूछा गया किसी संख्या का 5 गुना, तो x गुना 5 बराबर दिया हुआ है 65। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 65/5 भगा दीजिए, कितना होगा? 13। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 18 दिसंबर 2021 को पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में 1.1 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था?
18 दिसंबर 2021 को पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में 1.1 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था? पाटन, बांसवाड़ा, चूरू, मोरबी। तो 1.1 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था चूरू में। कहाँ? चूरू। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चूरू कहाँ है? ये राजस्थान में एक जिला पड़ता है, राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम 7 आभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 आभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 आभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं प्रथम 7 आभाज्य संख्या। पहला जो होता है 2, दूसरा हो गया 3, तीसरा जो होता है 5, पेन काम करने नहीं कर रहा है, 5, फिर हो गया 7 और फिर हो गया 11, फिर हो गया 13, 1 2 3 4 5 6 और एक ले लेते हैं 13, उसके बाद हो गया 17। अब जोड़ दीजिए सबको, 2 3 5, 5 और 5 10, 17 17 और 11 28 और 13, 28 और 13 41, 41 और 17 कितना हो गया? 59। 41 और 17 हो गया 58 हुआ, सॉरी 58 बटे कितना 7, तो 7 8 56, 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन जो है श्रृंखलन गुण को दर्शाता है? कौन श्रृंखलन गुण को दर्शाता है? तो श्रृंखलन गुण को कौन दर्शाता है? तो श्रृंखलन गुण जो है कार्बन दर्शाता है। कौन? कार्बन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस त्योहार पर फहराते हैं? पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस त्योहार पर फहराते हैं? संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता दिवस के त्यौहार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है कब? 15 अगस्त। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन क्षार नहीं है? निम्न में से कौन क्षार नहीं है? तो क्षार कौन सा नहीं है? तो कॉपर डाइऑक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, तो इस कुंडली का प्रतिरोध क्या हो गया? 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, तो इस कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? तो शक्ति के बराबर दिया हुआ है, P बराबर कितना दिया हुआ है? 2200 दिया हुआ है, और जबकि यहाँ V का मान दिया हुआ कितना? 220 वोल्ट। तो हम जानते हैं शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू आई होता है ना। तो P का मान यहाँ दिया हुआ कितना? P का मान दिया हुआ 2200 और इधर हो गया 220 V का मान। तो यहाँ से I का मान निकाल लीजिए, इससे काट दीजिए, कितना? 10 बार में निकल गया। आई बराबर कितना निकल गया? 10 एम्पियर। आई बराबर निकल गया। अब पूछा कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? अब पूछा कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? तो जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V बराबर जो होता है आई आर होता है। अब देखिए V का मान तो दिया हुआ है 220 और आई का मान अभी निकाले थे, कितना निकाले थे? 10 गुना आर। यहाँ से काट दीजिए इसको, तो आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर 22 ओम हो गया। प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम, तो हो जाएगा ओम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रूट 74,529 का मान ज्ञात कीजिए। रूट 74,529 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। रूट का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा 273 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग है, 10 से 132, फिर 32 से 234, फिर 318, क्वेश्चन मार्क 440। तो 10 से 132 इसका डिफरेंट क्या है? इसको देख लेते हैं। यहाँ से इसका डिफरेंट 10 से 132 हुआ है, कितना हुआ? 10 से 132 कितना बढ़ोतरी हुआ है? हो गया 122, यही बढ़ा है। उसके बाद यहाँ से कितना बढ़ा है? यहाँ से बढ़ा है 102। उसके बाद यहाँ से बढ़ा कितना? 318, 8 में 4 गया 4, इधर हो गया 11, 11 में 3 गया 8, इतना बड़ा। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए 122, तो कितना डिफरेंट है? -20 हुआ है। यहाँ जो है -18 हुआ है, तो अगला क्या होगा? -16 होगा। तो 84 में अगर 16 को घटाते हैं तो क्या बचेगा? 8 14, 14 में 6 गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में 1 गया बचा 6, तो 67 हुआ। 67, रुकिए 1 मिनट, गलती हो रहा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर 386 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो लंबा हो जा रहा है। फिर देखते हैं अगला भी रीजनिंग है, इसको देख लेते हैं। 3 से 8, 8 से 15, 15 से 24, 24 से 35, तो 3 से 8 कितना बढ़ा? 3 से 8 बढ़ गया 5, फिर बढ़ा 7, फिर बढ़ गया 9, फिर बढ़ा 11, अभी कितना बढ़ेगा? 13। तो 35 के बाद 13 बढ़ेगा तो हो जाएगा 48, पहला डिजिट 48 इसमें, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए इधर VWXYZ यानी यहाँ U होगा, तो 48 U। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
47 नंबर पूछा गया, इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो पहले विस्थापन अभिक्रिया को देख लेते हैं कैसे होता है। विस्थापन अभिक्रिया जैसे ए प्लस अगर बी सी है, तो अगर ए बी प्लस अगर सी बनता तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगर यहाँ ए बी प्लस अगर सी डी रहता तो हो जाता है यहाँ ए सी प्लस बी डी, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर ए प्लस बी अगर रहता तो बनता है ए बी, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगर ए बी डैश अगर इसको तोड़ेंगे तो बनेगा ए प्लस बी, तो इसको बोलते हैं विघटन अभिक्रिया। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है पूछा गया। तो अभी जैसे समझाएं, देखिए एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर, तो एक इसके साथ आ रहा है एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू, तो ये तो हो रहा है, ये तो क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया है। जबकि पी बी प्लस सी एल टू, ए बी पी बी सी एल टू, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी है। जबकि देखिए ए जी प्लस बी आदि दो भाग में टूट रहा है, अभी बताएं ए बी टूटेगा तो बनेगा ए प्लस बी, और ये किसका, ये विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर पूछा गया, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर। कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाप्त हो चुका है क्वेश्चन। तो ये रहा 2 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। इस शिफ्ट में आपका क्या स्कोर हुआ हो कमेंट करके जरूर बताएं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा स्कोर क्या रहा बताएं कि ना। चलिए बता ही देते हैं, मेरा स्कोर रहा 72.66। मेरा स्कोर रहा इस शिफ्ट में 72.66। देखते हैं रिजल्ट होता है कि नहीं। और एक बात, अभी तक आपने स्टडीपुर दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर ही दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।